नून वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। भटकल असेंबली हलके के कांग्रेस उम्मीदवार मुनकल वैद्या के खिलाफ व्हाट्सएप में मनगढ़ंत पैगामात, मामला दर्ज कर लिया गया। बीएस येडियुरप्पा का मुतनाज़ा बयान, कहा जो बीजेपी को वोट न दे उसके हाथ पैर बांधकर बीजेपी को वोट डलवाओ। सर्वज्ञा नगर हलके में बराह रास्त कांग्रेस और जेडीएस के दरमियान मुकाबला। जेडीएस के मुस्लिम उम्मीदवार अनवर शरीफ की इंतखाबी मुहिम जोरों पर, जीत की मुकम्मल यकीन दहानी। कर्नाटक असेंबली इलेक्शन, कांग्रेस जेडीएस के दरमियान पर्दे के पीछे गठजोड़, वजीर आजम मोदी का बयान। मोदी ने बदउनवानी पर कर्नाटक हुकूमत को घेरा तो ट्वीट के जरिए सिद्धारामैया ने दिया ये जवाब। जिन्ना के बाद अब एएमयू बानी की फोटो पर तनाज़ा पैदा हो गया। हंगामा कर रहे तलबा ने फोटोग्राफर को पीट दिया। पानी की कहानी, जानवरों के साथ पानी पीने को मजबूर हैं कुछ गांव के लोग। पाकिस्तान के 5 खूबसूरत सियाहती मकामात की तफसीलात। राहुल ने पेश की बीजेपी के मोस्ट वांटेड उम्मीदवारों की फहरिस्त, पूछे ये 3 सवाल। इज्तिमाई असमत मुतासरे के खानदान से बोली पंचायत, 50,000 लेकर मामला खत्म करो, 14 अफराद गिरफ्तार। मुस्लिम मॉडल को हिजाब की वजह से ब्यूटी मुहिम का हिस्सा बनने से रोक दिया गया। उबर कंपनी के ड्राइवर ने इस्राएली सिफारतकार को गाड़ी से निकाल दिया। सूरज में सुराख, आलमी इदारों की आज शमसी तूफान की पेशगोई। मुसलमान साइंसदान जो 17 ज़बानें बोल सकता था, उसकी तफसीलात यहां पर है। अफगानिस्तान में 2 बच्चों की मां ने इलाज के लिए 5 माह की बेटी बेच दी। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर भटकल से है। इंतखाबात के मौके पर एक पार्टी के लीडरान का दूसरे पार्टी के लीडरान पर ज़बानी हमला, इल्ज़ाम तराशियाँ आम सी बात है। इस बीच भटकल असेंबली हलके के उम्मीदवार मुनकल वैद्या ने पुलिस थाने में 2 शिकायत दर्ज की हैं, जो उनको बदनाम करने के लिए व्हाट्सएप के जरिए से पैगामात फैलाए जा रहे थे। मुडेश्वर के देही पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करते हुए उन्होंने बयान दिया है कि वो मजलिस इस्लाह तंजीम के जिम्मेदारान से इंतखाबात में मदद करने के लिए भटकल में हाईटेक कसाईखाना बंदवाने का वादा किया है। इस तरह के बेतुके बयानात और मनगढ़ंत खबरों की वजह से भटकल के वोटरों पर असर पड़ने का बयान देते हुए उन्होंने कहा कि इस मैसेज को आम करने से वोटरों पर असर पड़ सकता है, लिहाजा इसकी जाँच होनी चाहिए। दूसरी शिकायत एक वीडियो क्लिप के इमेज की है जो वायरल हो रही है। इसमें एक कन्नड़ा चैनल में चलाए गए एक वीडियो का इमेज जिसमें लिखा गया है कि वो सिर्फ मुसलमानों के वोटों के साथ ही जीत दर्ज कर सकते हैं। इसमें मुनकल वैद्या का नाम जोड़कर आम किया गया है। दरअसल ये तमाम के तमाम इमेजेस फोटोशॉप के जरिए से हेराफेरी करके फैला दी गई हैं, जिसकी वजह से मुनकल वैद्या ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। अब खबर बेलगावी से। रियासत कर्नाटक में इंतखाबात की मुहिम जोरों शोरों पर है। इस तरह की एक इंतखाबी मुहिम के दरमियान बीजेपी रियासती सदर बीएस येडियुरप्पा एक मुतनाज़ा बयान देकर तनकीद का निशाना बन गए हैं। बेलगावी के चित्तूर नामी इलाके में अपने पार्टी के उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने पार्टी कारकुनान से कहा है कि अगर कोई बीजेपी पार्टी को वोट देने से इनकार करे तो उसके हाथ पर बांधकर वोटिंग बूथ ले जाएं और फिर वोट करने पर मजबूर करें। उन्होंने अपने बयान का आगाज करते हुए कहा था कि अब जलसा व जुलूस छोड़कर सीधे घर घर जाकर वोट मांगे। जिनके बारे में महसूस हो कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो उनको मनाओ, वरना हाथ पर बांधकर उनकी वोटिंग बूथ तक ले आओ और वोट करने पर मजबूर करो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 3 टुकड़े हो चुके हैं। सिद्धारामैया, खरगे और परमेश्वर, ये लोग एक ही स्टेज पर नजर नहीं आते। इनके आपसी झगड़ों से ही हम लोग जीत सकते हैं। ईडी के इस बयान के बाद कांग्रेस मुकम्मल तौर पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाए जा रही है। अब खबर बेंगलुरु से। रियासत कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, तमाम तर पार्टियों की इंतखाबी मुहिमों का पारा चढ़ता ही जा रहा है। हर पार्टी अपना जोर दिखाने के लिए हर किस्म की सियासी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। बाज़ जगहों पर बराह रास्त कांग्रेस और जेडीएस के माबेन मुकाबला है, तो बाज़ इलाकों में बीजेपी और कांग्रेस के माबेन मुकाबला माना जा रहा है। बीजेपी ने अपने तमाम तर लीडरान को कर्नाटक में झोंक दिया है कि वो बीजेपी की इंतखाबी मुहिम चलाएं। वहीं कांग्रेस अपने तरक्याती कामों के साथ आवाम के माबेन जाकर वोट मांग रही है, जबकि तमाम तर ज़ैली पार्टियों का साथ लेकर जेडीएस भी पूरी तरह कमर कस चुकी है। इधर सर्वज्ञा नगर असेंबली हलके की बात करें तो जेडीएस की इंतखाबी मुहिम जोरों पर चल रही है। हज़ारों अफराद की शिरकत के साथ मुस्लिम उम्मीदवार जनाब अनवर शरीफ साहब घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक फ़िलहाल इस इलाके में अनवर शरीफ मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोटरों की तादाद है।
जेडीएस को मजबूत करने के लिए कल से जनाब असुद्दीन ओवैसी भी बेंगलुरु में मुख्तलिफ आम इजलासों में शिरकत करके बयानात दे रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे हैं। अब देखना यह है कि ये बाजी कौन मार ले जाता है। जबकि मिसाल के कर्नाटक असेंबली इंतखाबात जहां दिलचस्प और निराले हैं, वहीं 2019 के इंतखाबी किताब का मुकदमा भी लिखने वाले हैं। अब खबर बेंगलुरु से। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात के लिए एक हफ्ते के बाद 12 मई को वोट डाले जाएंगे। रियासत में कांग्रेस और बीजेपी ने इंतखाबी तशहीर में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज रियासत में पीएम मोदी की 4 रैलियां थीं। मोदी की पहली रैली टुमकुर में हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यहाँ एक रैली से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल तक हुकूमत की, अगर आपने किसानों के लिए कुछ किया होता तो मेरा किसान मिट्टी से सोना पैदा करके दे देता। उन्होंने कहा कि किसानों की हालिया मुश्किलात कांग्रेस की पुरानी पॉलिसियों की वजह से है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कांग्रेस और जेडीएस के दरमियान पर्दे के पीछे से सांठगांठ का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि सभी कहते हैं कि जेडीएस कांग्रेस को हरा नहीं सकती। कर्नाटक में अगर कोई हुकूमत को बदल सकता है तो वो बीजेपी ही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कांग्रेस हर दिन झूठ बोलती है। बेंगलुरु कॉरपोरेशन में गठबंधन का मेयर है इन लोगों का, ये क्यों छुपाते हैं? लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करे कांग्रेस। उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर सियासत करने वाली कांग्रेस पार्टी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हेमावती नदी का पानी हमारे टुमकुर के किसानों को क्यों नहीं मिला? हम ईमानदारी के साथ हेमावती और नेत्रावती नदियों को जोड़कर काम करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम कांग्रेस के गुनाहों को धो रहे हैं। इतने साल से कांग्रेस हुकूमत में थी, उसने क्यों कुछ नहीं किया और इस मुल्क के किसान कर्ज में डूब गए, उन्हें खुदकशी करना पड़ रही है। एक और खबर बेंगलुरु से। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया ने कर्नाटक हुकूमत पर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से लगाए गए करप्शन के इल्ज़ामात पर मोदी को ट्वीट करके जवाब दिया है। ये जवाब मोदी की जानिब से सिद्धारामैया को रास्त तौर पर निशाना बनाते हुए कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत को सीधा रुपया सरकार करार देने के जवाब में सामने आया है। 3 मई को वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि रियासत में रिश्वत के बगैर एक भी काम मुमकिन नहीं। इसका जवाब देते हुए सिद्धारामैया ने कहा, प्यारे वज़ीर-ए-आज़म, मुझे खुशी है कि आपने इन इंतखाबात में करप्शन को मसला बनाया है। यह आपका कमज़ोर नुक्ता है। आप हमारी हुकूमत के बारे में बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। सिद्धारामैया ने कहा कि बीजेपी रेड्डी बिरादरान के 35,000 करोड़ रुपए के गैरकानूनी कच्चे धात की कानकनी के घपले को छुपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अपने ट्वीट में मजीद कहा, क्या आप इंतखाबात में कामयाबी के लिए रेड्डी बिरादरान का इस्तेमाल करने की अखलाकियात पर 5 मिनट तक बात कर सकते हैं? रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, जालसाजी के 23 मामलात का सामना करने वाले शख्स को उम्मीदवार बनाया गया है। आप कब आपके लीडरान की करप्शन के इल्ज़ामात पर इजहार ख्याल करेंगे? रियासत में इंतखाबात के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर आला सिद्धारामैया के दरमियान अल्फाज की जंग छिड़ गई है। अब खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अब यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान की तस्वीर को लेकर तनाज़ा हो गया है। जुमा के रोज़ खैर कस्बा में मौजूद PWD के गेस्ट हाउस में सर सैयद अहमद खान की तस्वीर हटा दी गई, जिसके बाद तलबा ने हफ्ते के रोज़ हंगामा आराई की। इस दरमियान एक फोटोग्राफर के साथ तलबा की मुबैना मारपीट की खबरें आ रही हैं। PWD के गेस्ट हाउस में सर सैयद अहमद खान की तस्वीर क्यों हटाई गई, फिलहाल इस मामले की पूरी मालूमात नहीं मिल पाई है। मिली मालूमात के मुताबिक कैंपस में हंगामा कर रहे तलबा ने सहाफ़ियों के साथ बदसलूकी भी की। इस दरमियान तलबा यूनियन जिन्ना की तस्वीर को न हटाने के मौक़िफ़ पर कायम है। हंगामे के मद्देनज़र कैंपस में इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई हैं। अब खबर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से। पुरानी कहावत है कि गांव के लोग तकलीफ सहना जानते हैं लेकिन बोलना नहीं जानते। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के पटना गांव के हालात देखें तो ये बात सही साबित होती है। बलरामपुर के जग्गीमा ग्राम पंचायत के देही जानवरों के साथ पानी पीने को मजबूर हैं। गांव वाले नदी के किनारे गड्ढा खोद कर पानी पीते हैं और इसी गड्ढे में जानवर भी पानी पीते हैं। जब गाँव में हैंडपंप को लेकर सवाल उठा तो गाँव वालों ने कहा कि हैंडपंप तो है लेकिन इसमें गंदा पानी आता है, इसलिए उन्हें नदी का पानी पीना पड़ता है। अलावाजी दीगर कामों के लिए भी वो लोग नदी के पानी का ही इस्तेमाल करते हैं। गांव के नौजवान बताते हैं कि गर्मी से ज़्यादा बारिश के वक्त परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि उस वक्त नदी का पानी ज़्यादा गंदा होता है। पानी लाने में भी परेशानी होती है। गांव की बहनी और कलावती के मुताबिक उनके गांव के सभी लोग नदी का ही पानी पीते हैं। गंदा पानी पीने से लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। गाँव की खवातीन कहती हैं कि मसला तो है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। अब खबर नई दिल्ली से। कर्नाटक में इंतखाबी तशहीर को लेकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के सदर राहुल गांधी के दरमियान ज़बानी जंग जारी है। रियासत में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की मुसलसल रैलियों को लेकर राहुल गांधी ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया है। हफ्ते को कांग्रेस के सदर ने ट्वीट किया और पूछा कि पीएम कर्नाटक में अपने मोस्ट वांटेड
11 दागी लीडरों के खिलाफ कब बोलेंगे। राहुल ने आज ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, डियर मोदी जी, आप बहुत बातें करते हैं, मसला यह है कि आपके कौल फेल में तजाद है। वीडियो का हवाला देते हुए राहुल ने लिखा, कर्नाटक में उम्मीदवारों के आपके इंतखाब का एक नमूना पेश है। एक कर्नाटक के मोस्ट वांटेड लोगों के एपिसोड जैसा लगता है। राहुल के जरिए पोस्ट वीडियो में रेड्डी ब्रादरान, बीजेपी के सीएम उम्मीदवार येडियुरप्पा समेत 11 रहनुमाओं का जिक्र किया गया है जिन पर बदउनवानी और जराइम के मामला दर्ज हैं। इसमें पूछा गया है कि क्या वजीर आजम मोदी इन लोगों को उम्मीदवार बनाए जाने पर बोलेंगे। राहुल ने मोदी से पूछे सवाल, क्या आप रेड्डी ब्रादरान को दिए गए 8 टिकटों पर 5 मिनट बोल सकेंगे। क्या अपने वजीर आला उम्मीदवार BS येडियुरप्पा पर बोलेंगे जिनके खिलाफ बदउनवानी और धोखाधड़ी जैसे 23 मामला दर्ज हैं। आप उन 11 वज़रा पर कब बोलेंगे जिनके खिलाफ बदउनवानी के मामलात हैं। इस वीडियो में उन दागी रहनुमाओं के नाम और तस्वीर लगाए गए हैं। वीडियो के आखिर में लिखा गया है कि हमें आपके जवाब का इंतजार है। अब खबर झारखंड से। झारखंड की दाल हुकूमत रांची से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर चित्रा जिला के खुर के राजा केंदवा गांव में रेप के बाद लड़की को जिंदा जलाने के मामले में पुलिस ने 14 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कमिश्नर जितेंद्र सिंह ने बताया कि गांव के मुखिया तिलेश्वरी देवी के साथ साथ 2 लोगों से मामले में पूछताछ चल रही है। झारखंड के वजीर आला रघुदास ने मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। चित्रा के सब कलेक्टर अनवर हुसैन ने बताया कि मुतासरा के खानदान को हालिया 1 लाख रुपए की रकम दी गई है। पुलिस कमिश्नर सिंह ने बताया कि इज्तिमा इसमदरी के बाद पंचायत ने मुतासरा के खानदान से कहा कि मुलजिम से 100 उठ बैठक करवा कर और 50,000 रुपये लेकर मामला ख़त्म कर दो। मुतासरे का खानदान इस बात के लिए राजी नहीं हुआ तो मुलजिम के अहलवायाल ने नाबालिगा के वालिद की पंचायत में ही पिटाई कर दी और घर में घुसकर मुतासरा को जिंदा जला दिया। पुलिस ने लाश बरामद करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाने में मुतासरा के वालिद के बयान की बुनियाद पर कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अलावाजी के लड़की के वालिद के मुताबिक कोई पंचायत के राजा केनो गांव का एक शख्स धनु भोया जुमेरात की रोज रात में उसकी बेटी को बहला फुसलाकर बाइक से कहीं ले गया। वापस लौटने पर लड़की ने अपने घर वालों को बताया कि धनु भैया ने उसके साथ रेप किया है। इसकी शिकायत खानदान वालों ने पंचायत में की। जुम्मा के रोज सुबह पंचायत बैठी, इसमें मुखिया तिलेश्वरी देव और दीगर 5 ने मामला खत्म करने का फैसला लिया, जिसके बाद मुतासरा का कत्ल कर दिया गया। पुलिस सुपरिटेंडेंट अखिलेश वी वारियर और DSP पताम्बर सिंह खैरवाड़ ने शाम को इलाके में जाकर मुआयना किया और लड़की के खानदान वालों से मालूमात हासिल की। उन्होंने मुलजिमों के घर की भी तलाशी ली। वज़ीर आला ने मामले में ट्वीट करके कहा, चित्रा में हुए दिल दहला देने वाले हादिसे से काफ़ी तकलीफ हुई है। बेहतर समाज में इस किस्म की दरिंदगी का कोई मकाम नहीं। इंतजामिया को मुजरिमों के खिलाफ फौरन कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। मुजरिमों को बख्शा नहीं जाएगा। अब खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की पुलिस अब स्कूलों में जाकर बच्चों को अखलाकियात और कानून की तालीम देकर उन्हें समाजी जिम्मेदारियों के लिए बेदार करने की कोशिश करेगी। पुलिस अफसरान का मानना है कि बेहतरीन खिदमत अंजाम देने के बावजूद भी लोगों नौजवानों के जहनों में पुलिस की छवि खराब है और उसे नई नस्ल को बेदार करके ही बदला जा सकता है। पुलिस और अखलाकियात दोनों अच्छे लफ्ज हैं, लेकिन अगर समाजी इमेज की बात करें तो दोनों लफ्जों के दरमियान बड़ा फासला नजर आता है। अजीब बात यह है कि पुलिस की इमेज समाज के बड़े तबके के जहनों में जालिम, जाबिर, गैर अखलाकी, बदउनवान या एक ऐसे इंसान की है जो भलाई भी करता है तो उसे मशकूक निगाहों से देखा जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि पुलिस में भी ईमानदार, शरीफ, अखलाक के पासदार और बेहतरीन इंसान मौजूद होते हैं। अब खबर लंदन से। मुस्लिम मॉडल मारिया इदरीसी ने इंकिशाफ किया है कि उन्हें हिजाब पहनने के बाइस ब्यूटी यानी इश्तिहारी मुहिम में शामिल करने से रोक दिया गया था। लंदन से ताल्लुक़ रखने वाली 25 साला मारिया इदरीसी का कहना है कि उन्हें हिजाब पहनने की वजह से ब्यूटी मुहिम में शामिल नहीं किया गया। मारिया ने कहा कि वो सुनकर सदमे का शिकार हो गई कि इंतजामिया ने उन्हें बोर्ड में इस वजह से शामिल नहीं किया कि वो हिजाब पहनने और मुसलमान होने के बाइस कम खवातीन को अपनी जानिब माइल कर पाएंगी। एक इंटरव्यू के दौरान मारिया ने इंकिशाफ किया कि उन्हें मेरी शख्सियत से और मेरी मॉडलिंग की काबिलियत से कुछ लेना देना नहीं। उनका मानना है कि मैं हिजाब पहनती हूँ, इसलिए लोग उनके प्रोडक्ट यानी लिबास नहीं खरीदेंगे। मारिया का कहना है कि ये ब्यूटी मुहिम उनके लिए एक बहुत बड़ी डील थी, लेकिन इंतजामिया ने उनके साथ माहिदा करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से वो अभी तक सदमे का शिकार है। अब खबर शिकागो से। अमेरिका के शहर शिकागो में उबर कंपनी के लिए काम करने वाले एक टैक्सी ड्राइवर ने एक इसराइली सिफारतकार को इब्रानी जबान में बात करने पर अपनी गाड़ी से उतार दिया है। अमेरिकी वस्त मगरिब में इसराइली नायब कौंसिल जनरल के ओहदे पर फाइज एटे मिलनर के मुताबिक वो जुमेरात की शाम 5:30 को उबर की एक गाड़ी में सवार हुए।
इस दौरान मिलियनर ने अपने फ़ोन पर गुफ्तगू करते हुए जूं ही इब्रानी ज़बान में तुम्हारा क्या हाल है कहा तो गाड़ी का ड्राइवर चिल्लाकर बोला कि अभी गाड़ी से निकल जा। मिलियनर के मुताबिक ड्राइवर ने उन्हें आगाह किया कि इस मिलियनर की इब्रानी ज़बान में गुफ्तगू करने पर ऐसा किया। दूसरी जानिब उबर कंपनी ने WBM टीवी चैनल को बताया कि मज़कूरा वाक़े की तहकीकात जारी हैं, जिनके मुकम्मल होने तक ड्राइवर ना तो काम कर सकता है और ना कंपनी के एप्लीकेशंस को इस्तेमाल कर सकता है। कंपनी के मुताबिक इम्तियाजी बर्ताव को किसी भी सूरत में नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। एटी मिनरल का कहना है कि वो समझते हैं कि इस ड्राइवर को दोबारा गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए, इसलिए कि वो अपने आसाब पर काबू नहीं रख सकता। अब खबर न्यूयॉर्क से। मुख्तलिफ आलमी इदारों ने पेशगोई की है कि 6 मई को शमसी तूफान का खतरा है जो सूरज में सुराख के बाइस रोनुमा हो सकता है। गैर मुल्की मीडिया ने बताया कि खलाई मौसम की वेबसाइट के मुताबिक सूरज का सुराख वाला हिस्सा ज़मीन की तरफ गर्दिश कर रहा है और इस तूफान की मकनातीसी लहरों से जुज़वी टेक्निकल ब्लैक आउट हो सकता है। बरतानवी अखबार के मुताबिक नासा की तस्वीर से लगता है कि काले शमसी सुराख से लहरें निकल रही हैं। NOAA का कहना था कि तूफानी शिमाली और जुनूबी रोशनी की वजह से आ सकता है। मुतवक्किल शमसी तूफान की IG या मामूली दर्जाबंदी की गई है। अब खबर एक मारूफ मुसलमान साइंसदान की अल-फाराबी के ताल्लुक से। मारूफ मुसलमान साइंसदान अल-फाराबी के हालात ज़िंदगी का मुताला किया जाए तो एक बात यह भी सामने आती है कि वो 70 ज़बानें और बोलियां रवानी से बोल सकते थे। इस मालूमात में कितनी सदाकत है अगर ये जानने की कोशिश करें तो अबू नस्र मोहम्मद अल-फाराबी एक नुमाया साइंसदान थे और उन्हें मुअल्लिम सानी का खिताब दिया गया है। इससे कबल मारूफ फ़लसफ़ी अरस्तू को मुअल्लिम अव्वल का खिताब दिया जा चुका है। अल-फाराबी ने अरस्तू की तालीफ़ात, उनकी शरह, उन पर तफसीरों के हवाले से खुसूसी तवज्जो दी। अल-फाराबी 260 हिजरी में तुर्किस्तान में पैदा हुए। उनके वालिद फ़ौज में कमांडर थे। अल-फाराबी ने बुखारा और बगदाद में तालीम हासिल की। इस दौरान उन्होंने ज़बान, फ़लसफ़ा, मौसीक़ी, तिब और रियाज़ियात के उलूम की मारिफत हासिल की। इस चीज़ ने उन्हें जामिउल उलूम साइंसदा बना दिया। फ़लसफ़े के मैदान में उनकी तहरीरें बाद में आने वाले बहुत से लोगों के लिए बुनियादी प्लेटफॉर्म साबित हुई। उन्होंने इल्म इलाही को फ़लसफ़े से अलहदा करने में अहम किरदार अदा किया। मौसीक़ी से शग़फ़ के हवाले से अल-फाराबी ने अपनी किताब अल-आग़ानी तालीफ़ की। उन्होंने मौसीक़ी के कई आलात भी ईजाद किए और अपनी धुनों से सुनने वालों को रोने पर मजबूर कर देते थे। अल-फाराबी ने कई मुल्कों का सफ़र किया और आखिरकार 339 हिजरी मुताबिक 950 ईस्वी दिमश्क में 80 बरस की उम्र में उनकी ज़िंदगी का सफ़र इख्तिताम को पहुँचा। आज की आखिरी खबर अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान में 2 बच्चों की मां ने अपने करीबी अजीज़ के इलाज के लिए रकम इकट्ठी करने की खातिर अपनी 5 माह की बेटी फ़रोख्त कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वाक़े की खबर होती मुल्क भर में तशवीश की लहर दौड़ गई, जिसके बाद लोगों, हुकूमती अहदेदारों ने इलाज के लिए रकम का बंदोबस्त किया और कीमत चुकाकर माँ को उसकी बच्ची वापस दिलाती। अफगान सूबे फारियाब के कस्बे मैमना की रहने वाली उबैदा की शादी 5 साल कबल हुई थी। उसके शोहर का 20 साल भाई खून के कैंसर में मुब्तला है, जिसका इलाज बहुत महंगा है। रकम का बंदोबस्त न होने की वजह से उबैदा ने अपनी 5 माह की बेटी मेहरबान एक ऐसे जोड़े के हाथ बेच दी जिनकी औलाद नहीं थी। एक इंटरव्यू के दौरान उबैदा ने बताया कि मैंने अपने देवर के इलाज के लिए अपनी बेटी को बेच दिया, जिसके बाद मैं मुसलसल 2 दिन तक रोती रही और सो भी नहीं सकी। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि एक शख्स को मौत के मुंह से निकालने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा